क्वेश्चन में बोल रहा है द वेक्टर्स टू आई प्लस 3j 5i प्लस 6j और 8i प्लस लैम्डा j, ठीक है, हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स at 1, 1. Find the value of lambda. Find the value of lambda so that the vectors terminate on one straight line. ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं। तो मुझे बताना, जैसे मान लिया जाए कि कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j, ठीक है, ये वेक्टर है और इस वेक्टर को मूव करा के हमने ऐसे रख दिया कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हो जाए 1, 1, ठीक है। तो जो फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ जो आना चाहिए वो अल्फा, बीटा, ये पॉइंट निकालना है अपने को, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो अपने को पता है कि अल्फा -1 टाइम्स ऑफ आई कैप हो रहा होगा ये वेक्टर, प्लस बीटा -1 टाइम्स ऑफ जे कैप हो रहा होगा वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये हो रहा होगा 2i प्लस 3j के बराबर, ठीक है। अब आई और जे क्या है, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अगर अपने को ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि ए आई प्लस बी जे इज इक्वल्स टू, हमने टर्म क्या यूज किया था उसमें, लैम्डा 1 ऐसा कुछ यूज किया था, चलो ठीक है। तो हमारे लैम्डा 1i प्लस लैम्डा 2j लिखा हुआ है और लिखा हुआ है μ1i प्लस μ2j। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म्स में इस प्लेन में, ठीक है, जो हमारा व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है, तो इस प्लेन में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1i प्लस लैम्डा 2j लिखा आपने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई और जे कैप के टर्म्स में, यानी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म्स में हमने किसी वेक्टर को लिख लिया, ठीक है। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म्स में उस प्लेन में लाई करने वाला जो वेक्टर होगा वो यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि लैम्डा 1 जो है वो μ1 के बराबर होगा और लैम्डा 2 जो है वो μ2 के बराबर होगा। यानी हम कंपेयर कर सकते हैं आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से और जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से। कंपेयर क्यों कर सकते हैं, मान लो ऐसा होता, लैम्डा 1 ए वेक्टर होता प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर होता इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता μ1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस μ2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हम लैम्डा 1 को μ1 लिख सकते थे और लैम्डा 2 को μ2 लिख सकते थे, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब ए और बी नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। तो आई कैप और जे कैप क्या है, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है ना। नॉन कोलिनियर मतलब क्या हो गया, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म्स में हमने तीसरा कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो वो यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लैम्डा -1 को 2 के बराबर होना पड़ेगा और बीटा -1 को 3 के बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, अल्फा 1 -1 इक्वल्स टू 2 और बीटा 1 -1 इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमने एक शॉर्टकट याद रख लिया, अल्फा वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, बीटा वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज वो अल्फा आई है प्लस बीटा जे, ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है,
इसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं x1 कॉमा y1 है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, उसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस x1। तो x1 में यानी अल्फा में, या फिर यूं कहें कि x1 में अल्फा जोड़ दिए, यानी x1 में हमने अल्फा जोड़ दिया और y1 में हमने बीटा जोड़ दिया, ठीक है। तो x1 प्लस अल्फा कॉमा y1 प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर तुमसे कोई भी वेक्टर पूछ दिया जाए, मान लो कि पॉइंट ए दिया हुआ है 1,2,3, वहां पे हमने एक वेक्टर रख दिया और उस वेक्टर का जो नाम है वो मान लो 3i प्लस 2j प्लस 4k है। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, 3 + 1 4, 2 - 2 0 और 4 - 3 1। तो ऐसा पॉइंट निकाल लिया। तो अब इससे वेक्टर भी निकल जाएगा, 4 - 1 3, 0 - 2 2, और सॉरी 0 - 2, हाँ ठीक है, यहाँ 4 आना चाहिए, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 - 3, 4 3 7, यहाँ 7 आना चाहिए, जोड़ दिया, 4 को 3 से जोड़ दिया तो 7 आ गया। तो 4,4,7 जो है वो जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है वेक्टर, खत्म हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 4,4,7। तो घटाया तो 4 - 1 3, 4 - 2 2 और 7 - 3 4। तो ये जो 3 2 4 है, जो 3 2 4 वेक्टर है, ठीक है, तो 3 2 4 वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं 1 2 3 पॉइंट में, तो जो टर्मिनेटिंग पॉइंट मिलेगा वो ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। 3 को 1 से, 2 को 2 से, 4 को 3 से, तो सिंपली अगला वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, वापस उस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बोला कि वापस से आ जाए, द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। बोला कि देयर इनिशियल पॉइंट्स आर 1,1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर्स टर्मिनेट ऑन वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,1 एक पॉइंट है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया 1,1। 1,1 पॉइंट से एक वेक्टर निकला, दूसरा वेक्टर निकला, तीसरा वेक्टर निकला। बोला कि तीनों जो वेक्टर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे टर्मिनेट कर जाए। 1,1 से निकलने वाला तीनों वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन एल पे, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे टर्मिनेट कर जाए। उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एक वेक्टर है 2i + 3j, तो हमने उसको 2,3 लिख लिया। तो हम समझ जाएंगे कि 2,3 लिखा हुआ मतलब कि 2i + 3j लिखा हुआ है। फिर अगला वाला वेक्टर जो है वो 5,6 वेक्टर है, इसका मतलब उसको समझ लिया कि 5i + 6j लिखा हुआ है। तीसरा वाला वेक्टर जो है वो 8, लैम्डा लिखा हुआ है, तो हमने समझ लिया कि वो 8i + लैम्डा j लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आएगा, तीनों, ये तीनों टर्मिनेटिंग पॉइंट, एक को नाम ए दे दिया, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया, मान लीजिए पॉइंट पी है। तो जो ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 3,4। बी का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 5 + 1 6,7। सी का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 8 और एक 9 9, लैम्डा + 1। ऐसा कुछ आ गया। तो बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली अगर तुम चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सोच सकते हो। तो जो तरीका नंबर 1 हो गया सोचने का फर्स्ट तरीका क्या हो गया कि हम इसको उसके तरह सोच लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सोच लिए कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,7 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9, लैम्डा + 1। तो ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने लगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तरीका पढ़े होगे डिटर्मिनेंट 0 करने वाला, वो क्या था, वो था 3 4 1 6 7 1 और 9 लैम्डा + 1 1, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था, या फिर और भी तरीके कर सकते हो तरीका। अब कोऑर्डिनेट में बहुत सारा तरीका पड़े हैं कि पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। तो अगर यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो देख लो कितना रहा लैम्डा, 3 टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपैंड किया, 3 टाइम्स ऑफ 7
माइनस लैम्डा माइनस 1 -4 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 9 और +1 टाइम्स ऑफ 6 लैम्डा प्लस 6 माइनस 63 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कुछ लैम्डा निकल जाएगा। तो देख लो बेसिकली ये क्या इक्वेशन बन रहा है, ये बन रहा है 3 टाइम्स ऑफ 7 यानी 6 माइनस लैम्डा -4 इंटू -3, तो +12 लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ से आ जाएगा +6 लैम्डा -57 इक्वल्स टू 0। तो देख लो क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा -3 लैम्डा, यहाँ से 6 लैम्डा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू देख लिया 6 18 + 12, 18 और 12 कितना होता है, तो 57 माइनस 18 माइनस 12 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 57 में हमने क्या किया, 57 में 30 घटा दिया तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो 3 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल, तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 9। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, तीनों कोऑर्डिनेट का डिटरमिनेंट 0 कर दिया है ना। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ऐसा करने के लिए। ठीक है, और भी तरीका पढ़े थे कि स्लोप बराबर कर दो। तो मेथड 2 में तुम ये लगा सकते हो, अगर तुम्हें सेकंड मेथड लगाना हो तो क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं हम, मेथड 3 चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी कर लिया। ठीक है, तीनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, उससे भी निकल सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, इसके अलावा अगर हम वेक्टर के तरीके से ही सोचें तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि अपने को मान लो पीसी वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। और भी तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सोचे तो और भी तरीका क्या क्या लगाया जा सकता है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, लाइक ए बी लाइन का इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, ए बी पता है तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, वो भी तरीका कर सकते हैं। तो चौथे मेथड में तुम ऐसा सोच सकते हो, अगर फोर्थ अप्रोच से देखा जाए तो हम इसमें ये सोच सकते हैं कि ए बी लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। अपने को 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ए बी का स्लोप पता चल जाएगा, 1 पॉइंट पता चल जाएगा, लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। ए बी लाइन का जो इक्वेशन आया होगा वो समथिंग ऐसा कुछ आ गया होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप का लाइन का इक्वेशन आया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सी पॉइंट इस पर लाई करना चाहिए, यानी कि 9 कॉमा लैम्डा प्लस 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी तो पता ही रहेगा, तो गिवन चीज रहेगा, वो तो निकल जाएगा अपने को जब लाइन के क्वेश्चन लिखेंगे। तो उसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ लैम्डा रहेगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी एक उपाय कर सकते हैं। और क्या उपाय कर सकते हैं, लाइक एक उपाय और लगाया जा सकता है इसमें, इस क्वेश्चन में करने के लिए एक उपाय और क्या हो सकता है कि हमने क्या किया कि पीसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो तुम। अगर तुम्हें पीसी वेक्टर को लिखना है तो पीसी वेक्टर कैसे बनेगा, तो पहले हम पी ए चले, पी ए वेक्टर चले, फिर क्या चल रही है, पी ए वेक्टर चले, फिर ए सी वेक्टर चले, तो पीसी वेक्टर आ गया। ठीक है, और तरीका क्या हो सकता है, पीसी वेक्टर को एक तरीके से लिख लिया। ठीक है, और अगर हम ऐसा लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पीसी वेक्टर यानी कि कितना हो गया, पीसी वेक्टर बोले तो 8 आई प्लस लैम्डा जे, ये हमारा पीसी वेक्टर दिया हुआ है। तो पीसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर, तो पी ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j, ये पी ए वेक्टर दिया हुआ है, उसमें ए सी वेक्टर जोड़ देंगे। तो अब ए सी वेक्टर निकालना कैसे जाए, तो ए सी वेक्टर क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का वेक्टर, यही है ना। तो सी के पॉइंट में से, कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट घटा दो,
तो 9 माइनस 3 आई कैप, तो यानी कि 6 आई कैप, प्लस लैम्डा प्लस 1 में से 4 घटा दिया, तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, तो लैम्डा माइनस 3 जे कैप, लैम्डा माइनस 3 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे दोनों साइड क्या किया, आई कैप के साथ जो भी चीज आ रहा है वो आई कैप के साथ लिख दिया, जे कैप के साथ जो भी चीज आ रहा है वो जे कैप के साथ लिख दिया। तो इधर आ जाएगा 8 आई कैप, और जे कैप के साथ कितना आ जाएगा, जे कैप के साथ आ जाएगा सेम ही चीज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे फायदा नहीं हुआ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो होगा ही हमेशा, तो इससे तो लैम्डा नहीं निकल पाएगा अपने को। ओके, तो इस तरीके से हम लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इक्वल टू इधर सेम चीज बन जाएगा, तो ऑलवेज टू स्टेटमेंट आ जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करें कि इक्वेशन टाइप का चीज बन जाए, लैम्डा कैंसल ना हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, वैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो सोचने का एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, ए बी वेक्टर को बी सी वेक्टर के पैरेलल बोल दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो पैरेलल है बी सी वेक्टर के। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकाल लो, कैसे निकालोगे, बी के कोऑर्डिनेट से ए कोऑर्डिनेट घटा देंगे, तो 6 माइनस 3 आई कैप यानी कि 3 आई कैप, 7 माइनस 4 जे कैप मतलब 7 में से 4 गया 3, 3 जे कैप, तो ये आ गया ए बी वेक्टर, ये पैरेलल है किसके, बी सी वेक्टर के, तो 9 में से 6 घटा दो तो 3 आई कैप, प्लस लैम्डा प्लस 1 में से क्या घटा दिया, 7 घटा दिया, तो लैम्डा माइनस 6, लैम्डा माइनस 6 जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब कि मान लो कि अगर तुम्हें एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और एक वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हमने वैसा ही लिखा, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, कि जो 3i प्लस 3j है, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी इसमें यूज हो चुका है, तो म्यू टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर लिख सकते हैं, तो म्यू टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 3i प्लस लैम्डा माइनस 6 टाइम्स ऑफ j, ऐसा लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट हमेशा ही कंपेयर हो सकते हैं, है ना, दोनों साइड आई कैप जे कैप के कैप, क्यों, क्योंकि आई जे के क्या होता है, आई अगर सिर्फ आई जे ही दिया हुआ है, के पिक्चर में नहीं आया, तो इसका मतलब कि आई और जे टू नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आई जे के भी होता तो तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो वहां भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आई जे के में हमेशा ही कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट साइड में आ गया हमारा 3, आई के पर कोफिशिएंट 3 आ गया, राइट साइड में आई के पर कोफिशिएंट आ गया 3 म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल गई 1। ठीक है, अब अपने को निकालना है जेके के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, जब जेके के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 6 आ जाएगा, अच्छा लैम्डा माइनस 6 टाइम्स ऑफ म्यू आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 6, म्यू के लिए 1 निकल चुका है तो 1 रख दिया इसको, तो बेसिकली 3 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 6 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक अप्रोच हो सकता है ऑफ कोर्स, और भी सोच सकते हो, कुछ नया जो भी सोच सकते हो सोच लो। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया। एक और तरीका इसका पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, ऐसे क्वेश्चन करने का, तो एक और तरीका होता है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले इसको कॉपी कर लो और सारे तरीके एक बार सोच लो कैसे कैसे किया हमने। नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector in terms of a orthogonal triad, in terms of a orthogonal triad। ठीक है, अब ये ऑर्थोगोनल ट्रायड नया नाम सुन रहे होगे, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वेक्टर ले लिया, सपोज कोई यूनिट वेक्टर ले लिया ए कैप, ठीक है, कोई दूसरा यूनिट वेक्टर ले लिया बी कैप, और कोई तीसरा यूनिट वेक्टर ले लिया
सी कैप, ठीक है। और एक क्यूबॉइड बना दिया ज्यादा सही रहता। चलो एक बार, ठीक है, डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ओके, तो ये ऑरिजिन है, ये ए पॉइंट है सपोज, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको डी ई एफ और जी ले लिए, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर जो हो गया, मतलब ओ ए लाइन के अलोंग हमने क्या किया, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ ए, ओ ई और ओ सी आपस में क्या है, ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइड है तो परपेंडिकुलर होगा ही, दिख रहा होगा। इसको हमने ए कैप बोल दिया। ओ ए के डायरेक्शन में हमने एक लेंथ का वेक्टर काट लिया, उसको ए कैप बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओ सी के डायरेक्शन में भी एक लेंथ का वेक्टर काट लिया, तो उसको हमने बी कैप बोल दिया। फिर वैसे ही ओ ई के डायरेक्शन में भी एक लेंथ का वेक्टर काट लिया, और उसको हमने सी कैप बोल दिया, ठीक है। और कोई वेक्टर मान लो गिवन है, ओजी वेक्टर मान लो गिवन है, ठीक है। तो ओजी वेक्टर को लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो मान लो ये क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। तो लेंथ को मान लो अल्फा बोल दिए, या फिर ए एक्स बोल दिया, वट कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर लेंथ को अल्फा ही बोल दिया, चलो। तो हमने ये जो ओजी का जो लेंथ आ रहा होगा, ठीक है, ओजी का लेंथ किसके अलोंग, ओ ए वेक्टर के अलोंग, तो तुम ओजी को क्या लिख सकते हो, या फिर चलो ऐसे देख लिया, ओजी वेक्टर लिखना है अपने को, ओजी वेक्टर लिखना है। और इसमें मैंने पहले लेंथ बता दिया, ये जो लेंथ है ओ ए लेंथ है वो अल्फा है, यानी इस लेंथ को अल्फा बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ओ ओ सी लेंथ है, ठीक है, ओ सी वाले लेंथ को हमने सपोज बीटा बोल दिया, और जो ओ ई वाला लेंथ है उसको सपोज हमने गामा बोल दिया, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि ये बताओ ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर निकालना है अपने को पहले। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ओ ए वेक्टर में क्या खासियत है, ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा है, और जो डायरेक्शन है उसका ए कैप है, यही है ना, बोल सकते हैं ना। कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर को क्या बोलते हो, ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ ए कैप, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को अगर उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा है, ओ ए वेक्टर का, और जो डायरेक्शन है वो ए कैप है, तो अल्फा ए कैप वेक्टर, अल्फा ए कैप को ओ ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम ओ सी वेक्टर की बात करें, ओ सी वेक्टर की बात करें, तो ओ सी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम, उसका लेंथ बीटा है और डायरेक्शन क्या है बी कैप, तो बीटा बी कैप बोल सकते हैं उसी वेक्टर को। वैसे अगर हम ओ ई वेक्टर की बात करें, तो ओ ई वेक्टर क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ सी कैप, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि अब जो ओ सी वेक्टर निकल गया, अब ओ सी वेक्टर बोलो चाहे ए बी वेक्टर बोलो, बात बराबर है, क्योंकि ओ सी और ए बी सेम लेंथ का होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, सेम ही वेक्टर है, उसको मूव करा के, ओ सी लाइन को मूव करा के अगर हम ए बी लाइन पे रखेंगे तो एंगल वैंगल उसका बदलेगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा एक्स वाई जेड के साथ उस लाइन का एंगल, है ना। और तो यानी कि सेम ही वेक्टर है, ओ सी वेक्टर और ए बी वेक्टर सेम ही वेक्टर है। तो हमने ए बी वेक्टर को बोल दिया ओ सी वेक्टर के बराबर। वैसे ही ओ ई वेक्टर जो है वो ओ ई वेक्टर बोलो चाहे बीजी वेक्टर बोलो, यानी कि ये वाला वेक्टर बोला बीजी वेक्टर, ये वेक्टर बोला चाहे ये ओ ई वेक्टर बोला, एक ही बात है, दोनों सेम लेंथ का, उसी वेक्टर को मूव करा के वहां ले जाओगे तो वो बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो चीज है वो बीजी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो ओजी वेक्टर को क्या कैसे ले सकते हो, यानी कि ओ से जी तक जाना है, तो जाने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले ओ ए वेक्टर चल लिए, फिर ए बी वेक्टर चल लिए, फिर ए जी वेक्टर चल लिए, सॉरी बीजी वेक्टर चल लिए, बीजी वेक्टर चल लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ओ ए वेक्टर
प्लस ए बी वेक्टर, यानी ओ ए बोले तो क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बी जी, तो सी पहुंच गया। तो सी तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, ओ ए चला, ए बी चले और बी जी चले। ठीक है, ओ ए को क्या बोल सकते हैं, ओ ए को बोल सकते हैं हम अल्फा टाइम्स ऑफ ए कैप। ठीक है, ए बी को क्या बोल सकते हैं, बीटा टाइम्स ऑफ बी कैप, प्लस बीजी को क्या बोल सकते हैं, ओ ई के बराबर, यानी कि गामा टाइम्स ऑफ सी कैप। तो इसका मतलब जो ओजी वेक्टर आया, जो ओजी वेक्टर आया वो क्या आया, अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी, सॉरी अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप प्लस गामा सी कैप, ये ओजी वेक्टर आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ओजी का लेंथ बताओ, यानी ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं, बचपन में पढ़े होगे, अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। कोई भी क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल, कोई भी क्यूबॉइड में दो तरह का डायगोनल होता है, एक होता है फेस डायगोनल, तो किसी भी साइड का जो डायगोनल होता है वो फेस डायगोनल हो गया, और एक हो गया बॉडी डायगोनल जो बिल्कुल अपोजिट एंड को ज्वाइन करता है। जैसे ओ को जी से ज्वाइन करेंगे तो बॉडी डायगोनल आ गया, वैसे ही ए एफ भी बॉडी डायगोनल आ गया, वैसे ही बी सी भी बॉडी डायगोनल आ गया। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड में जो बीजी हो गया, ओजी हो गया, वो बॉडी डायगोनल हो गया। तो सारे बॉडी डायगोनल जो है, ओजी का जो बॉडी डायगोनल होगा वो अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि लेंथ क्या, लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या था अल्फा, ब्रेथ का मैग्नीट्यूड क्या था बीटा, और हाइट क्या था उसका व्हाटएवर जो भी है गामा मान लो। तो यही चीज लिखा हुआ था। तो ओजी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक चीज सीखने को मिला कि अगर तीन यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके कोफिशिएंट के अंडर रूट के बराबर होगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना, ओजी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एक चीज जो इन्फॉर्मेशन मिला वो ये मिला कि ये हमेशा ही ट्रू होगा ऑफ कोर्स। इसका मतलब कि अगर तीन ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब हो गया कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड बोल रहे हैं। तो ए कैप बी कैप सी कैप एक ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया हमारे हिसाब से, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में माना। वैसे ही दुनिया में लोगों ने आई कैप जे कैप के कैप को भी एक ऑर्थोगोनल ट्रायड मान लिया कि आई कैप जे कैप के कैप एक ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया। ठीक है, तो जो काम ए कैप कर रहा था आई कैप करेगा, जो काम बी कैप कर रहा था वो जे कैप करेगा, जो काम सी कैप कर रहा था वो के कैप करेगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और वेक्टर का भी नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, लाइक हमने चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो एक है रोहन वेक्टर, एक है सोहन वेक्टर, एक है मोहन वेक्टर। तो रोहन सोहन मोहन तीन वेक्टर हो गया, और तीनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, रोहन सोहन से भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मोहन के भी परपेंडिकुलर है, सोहन भी दोनों से परपेंडिकुलर है और मोहन भी दोनों से परपेंडिकुलर है, और सबका मैग्नीट्यूड 1/1 के बराबर है। तो मान लीजिए कि अपने को गिवन है रोहन का मैग्नीट्यूड 1 इक्वल्स टू सोहन का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मोहन का मैग्नीट्यूड, तीनों यूनिट वेक्टर है। तो अगर कोई मान लो 2 टाइम्स ऑफ रोहन वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सोहन वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोहन वेक्टर लिख रहा है, तो इस पूरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये अपने को सीखने को मिला। ठीक है, ये जनरल चीज हो गया, तो ये चीज याद रखेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं, है ना, ये तो हमने अपने तरीके से सोच लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ना, अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से करें कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मान लिया कि 3 एक्सिस मान लिया, एक को मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक को ले लिया वाई एक्सिस और एक को ले लिया जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो गया, बीच में आ गया ओरिजिन। तो समझ पा रहे हो बात को। तो इसमें हमने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया, उसका नाम दे दिया आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया उसका नाम दे दिया जे कैप, जेड एक्सिस के जो अलोंग जो यूनिट वेक्टर ले लिया उसका नाम दे दिया के कैप। ठीक है, तो अब दुनिया कोई वेक्टर जो है इस तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, किसी भी तीन कोई भी वेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गया। तो इसमें मान लो फिर से वही क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो ऐसा कुछ, ठीक है, सब कुछ बन गया। तो इसमें मान लिया जाए कि कोई वेक्टर है आर वेक्टर, कोई जनरल वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, इसको बोल दिया आर वेक्टर। तो मान लिया जाए कि ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो जो ओ ए का लेंथ है वो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ओ बी का जो लेंथ है वो वाई दिया हुआ है, और ओ सी का जो लेंथ है वो जेड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ए पॉइंट को क्या बोलोगे? ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा ए पॉइंट का वो आ जाएगा एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, और जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जेड आ जाएगा। तो ये जो जी पॉइंट था, ठीक है, जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? जी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे 2D में हुआ करता था। 2D में क्या करते थे, लाइक हमारा ये ओ है और ये पी पॉइंट है, तो पी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे एक्स एक्सिस पे, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ओ से लेके जहां भी परपेंडिकुलर का फुट मिला वहां तक का लेंथ एक्स। फिर पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे? पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे, तो जो फुट ऑफ ओ से लेके ऑरिजिन से लेके फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का लेंथ वाई होता था, ठीक है ना। तो वही कहानी इसमें भी हो जाएगा। अगर तुम जी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ए पे, ठीक है, अगर हम जी पॉइंट से ए पे एक परपेंडिकुलर ए यानी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जी पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ऐसे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अब तुम देख रहे होगे बात को, ये एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, ये 90 डिग्री बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, क्योंकि कोई लाइन है एक्स एक्सिस, उसका परपेंडिकुलर प्लेन है ना ये, इस प्लेन का नाम दे दो, लाइक ए बी सी हो गया, इसको डी नाम दे दिए और इसको ई नाम दे दिए। तो जो प्लेन डी ए ई जी है, तो डी ए ई जी प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डी ए ई जी प्लेन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो होगा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक मिनट, चल ठीक है, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई प्लेन ले लिया, सपोज ऐसा कोई प्लेन ले लिया, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है उससे, या कोई भी लाइन है सपोज, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इस लाइन पे नहीं, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लिया इस प्लेन पे, लाइक पॉइंट पी ले लिया, तो वो इस लाइन से तो परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। इस प्लेन पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वो इस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर प्लेन और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो प्लेन पे लाइक वाला हर एक पॉइंट उस लाइन से 90 डिग्री बना रहा होगा। प्लेन पे समझ पा रहे होगा शायद बात को, प्लेन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट उस लाइन से 90 डिग्री ही बना रहा होगा, ठीक है। तो डायग्राम में दिख नहीं रहा है कि ए जी जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है। बेसिकली इसमें तुम ध्यान से अगर देख पाओ, समझ पाओ, तुमको समझ में आएगा, ए जी इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा प्लेन आ गया डी ए ई जी, तो डी ए ई जी प्लेन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो उसी प्लेन पे जी पॉइंट लाई कर रहा है, तो जी भी परपेंडिकुलर ही होगा, सॉरी, तो जी ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ऐसा कुछ बन रहा होगा, बोल क्या रहे थे हम, हाँ, तो ये लेंथ को एक्स बोल दोगे, वही हो गया ना। अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता जी का, तो ओ ए क्या होता, एक्स लेंथ का होता, यानी कि उस पॉइंट से
है ना, हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो a पे गिरा, g पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो पॉइंट a पे गिरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर a हुआ। तो पॉइंट ऑरिजिन से लेकर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वही तो x होता है, ठीक है। और तो इसी तरीके से अब समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब कि OA x हो जाएगा, OB y हो जाएगा और OC z हो जाएगा, तो g इक्वल टू x, y, z हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इतना कुछ हुआ होगा तो सही बात है। फिर क्या करें, अपने को आर वेक्टर का यानी कि आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो तुम, आर वेक्टर को लिख सकते हो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर लिख सकते हैं। बेसिकली ओ से ए गए फिर ए से ई गए तो ए ई और ओ बी बराबर ही है, फिर वैसे ही ई जी और ओ सी बराबर ही है, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे। तो बेसिकली तीनों का क्या है, सम है आर वेक्टर। तो हमने क्या किया, अब ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप हो जाएगा, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई टाइम्स ऑफ जे कैप हो जाएगा, ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स ऑफ के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो अपने को वैसे भी दिख रहा है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो अंडर रूट ऑफ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए ऑफ कोर्स। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते थे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका और था कि अगर तुम प्लेन, इस वाले प्लेन को हम फ्लैट इधर बना रहे हैं, फ्लैट डायग्राम बना रहे हैं उस वाले प्लेन का, कौन से प्लेन का, ये वाले प्लेन का, ठीक है, ये वाले प्लेन का हम डायग्राम बना रहे हैं। तो हमें दिख रहा होगा कि अगर हम वो वाले प्लेन का डायग्राम बनाए, या फिर ऐसे देख लेते हैं, चलो डायग्राम बना देते हैं, उस वाले प्लेन का डायग्राम बनाया तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, तो जी ए हो गया, सही बात है। तो जी ए का लेंथ निकालना है, कैसे निकालोगे, एडी क्या है, एडी जो है वो जेड के बराबर है, एडी का लेंथ जेड के बराबर है, क्योंकि एडी इज बेसिकली पैरेलल टू ओसी, मतलब एडी और ओसी बराबर है, तो ये जेड लेंथ का है, ठीक है। उसके बाद जो डीजी है तो वो वाई लेंथ का है, तो जो एजी का लेंथ आएगा पाइथागोरस थ्योरम से वो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, एजी निकल गया। अब तुम फिर उसका दूसरा डायग्राम देखो, कौन सा डायग्राम देखो, तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा होगा, देख पा रहे हो बात को तो समझ पाओगे, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा ओ जी ए, तो जी ए परपेंडिकुलर है ओ ए के, ऑफ कोर्स ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल फिर से हम एक बार ग्रीन से नहीं, येलो से बना के दिखा रहे हैं, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये और ये, तो 90 कहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, समझा ना बात। तो वही ट्रायंगल बनाया हमने, ओ जी ए ट्रायंगल बनाया। तो ओ जी ए ट्रायंगल, ओ ए का लेंथ एक्स है, ओ जी का लेंथ जो है, ओ जी का जो लेंथ है, ओ ए का लेंथ एक्स हो गया, और ए जी का लेंथ कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए जी निकाला अभी हमने, ए जी का लेंथ क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो जो ओ जी आएगा वो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे भी निकाल लिया कि अब ओजी ही तो है, ओजी ही तो आर वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, तो ओजी का जो लेंथ आ गया वही हो गया आर वेक्टर का लेंथ। तो जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, और क्या। तो एक बात तो ये समझ में आ गया अपने को, और कुछ चीजें इसमें और ध्यान देना है, लाइक जैसे पहले सब कॉपी कर लो फटाफट। मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू lambda minus 1 times of a vector plus lambda times of
बी वेक्टर प्लस और क्या ले लूँ, या प्लस सी वेक्टर, या फिर प्लस ए भी तो लिख लिया हमने, कुछ और ले लिया, लाइक यहाँ डी ले लिया, चलो इसको डी वेक्टर ले लिया और प्लस सी वेक्टर, ऐसा कुछ कर दिया। ये दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ डी वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ये सब के सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है, तो बताओ क्या आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने को क्या बोल रहा है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और ए बी सी डी चारों क्या यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो एक ए वेक्टर बोलो चाहे एक क्या बोलो, बात तो बराबर ही हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है भाई। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, कोई भी वेक्टर, कोई डी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया सम टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस सम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस सम टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। और एबीसी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और एबीसी क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि एबीसी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, अभी हमने सबसे पहले बताया था कि कोई भी 3 वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उसका और यूनिट वेक्टर हो, यानी कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो, तो एबीसी इज बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रायड, ठीक है। तो जब ऑर्थोगोनल ट्रायड लाइक रोहन सोहन मोहन अगर ऑर्थोगोनल ट्रायड है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ रोहन वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सोहन वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ मोहन वेक्टर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी किसी वेक्टर को इन 3 म्यूचुअली एक ऑर्थोगोनल ट्रायड में लिख रहे हो, ठीक है। तो उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर टाइम्स जो होता है वो आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। जो डी वेक्टर का लेंथ आएगा वो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो दोनों साइड स्क्वायर, अब डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है तो भी 1 ही है, दो साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टाइप का चीज बन जाएगा। तो एक 1 से एक 1 गायब हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, सही है। तो यहाँ से आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गया, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बोले तो कितना, 4 माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, तो डी नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं है ना, डी नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी लैम्डा आ गया। तो बोलेंगे देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ 2 यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा। डी नेगेटिव लैम्डा क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया, तो बोलेंगे नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, ठीक है। तो लैम्डा कैसे कोई वैल्यू नहीं आएगा जिसके जिससे ऐसा लिखा जा सके, ठीक है, मतलब जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली लॉजिक समझ में आ गया कि करते क्या है, ठीक है ना। इसको और अच्छे समझना था तो क्यूबॉइड बना लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बना लो, कुछ इस तरह से बनाएंगे तो चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी क्या हो रहा था। तो जो डी वेक्टर है, ये जो डी वेक्टर है वो सम टाइम्स ऑफ क्या है, लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब उसका जो ए वेक्टर के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है
वो क्या आ गया, लैम्डा माइनस 1 लेंथ का हो गया, और बी वेक्टर के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ हो गया, और जो सी वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि लैम्डा 1 लेंथ का काम कर रहा है, और ये बॉडी डायगोनल हो गया डी वेक्टर, और हाइट का काम लैम्डा कर रहा है, और ब्रेथ का काम 1 कर रहा है। सही है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर्स का सम ही डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है आपने को। ठीक है, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि अब इसमें जो कहानी है वो ये है, अब से हम लोग छोटा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कभी भी तुम्हें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना हो, तो छोटा सा हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ताकि अपने को इतना लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा टाइम बचे। तो अगर हम कभी किसी क्वेश्चन में कोई लाइन ऐसे बना हुआ है, और उस लाइन पे हमने ऐसे ऐसे बोल दिया, मतलब ये लाइन का एक वेक्टर है, तो उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ना लिख के हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख दिए, तो हम क्या समझेंगे कि ये एक्चुअली में इस वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नाम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के समझेंगे। ठीक है, तो क्या थोड़ा टाइम बचेगा अपना, और चीजें क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलो जैसे मान लो कि अगर हमने लिख दिया कोई ऐसा लाइन लिखा, और यहाँ लिख दिया 1 2 3, तो हम क्या समझेंगे कि इस वेक्टर का जो नाम है वो आई कैप प्लस 2j प्लस 3k है, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो कि मान लीजिए कि ए वेक्टर गिवन है अपने को, और वो गिवन है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो अपने को अगर ए कैप निकालना है, यानी कि उसका डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए वेक्टर है क्या बेसिकली, तो ए वेक्टर है हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 9 4 13 और 1 14, रूट 14 आ जाएगा। 9 4 13 1 14, ठीक है, रूट 14। तो लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन रूट 14 आई कैप, 1 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 के कैप। ठीक है, तो मैं ऐसे समझेंगे, जो समझने का तरीका होगा फिर वो ये रहेगा कि हमने वेक्टर लिखा सपोज, अब ए वेक्टर को हम उतना लंबा कैसे लिखेंगे, तो तब भी समझना है, मतलब कि तब भी समझना है, सब बस लिखने का तरीका हो गया। लिखने का तरीका थोड़ा स्टाइल बदल दिया, ए वेक्टर को हमने ऐसे 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, तो ए कैप क्या लिखेंगे, ए कैप लिख लेंगे 1 अपॉन रूट 14 कॉमा 2 अपॉन रूट 14 कॉमा 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो बस लिखने का स्टाइल से बदल सकते हैं हम लोग, चाहे तो थोड़ा टाइम बचेगा। जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक वेक्टर है। तो इसका मतलब कि अगर अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे करके, तो हम ए का जो कैप लेंगे वो क्या लेंगे, 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन समेशन ऑफ रूट एक्स, या फिर सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस तरह की जो भी क्वांटिटी है एक्स की तरह, है ना, उसके स्क्वायर्स का सम। तो समेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर लिख दिया, और साथ में लिख लिया एक्स प्लस वाई, सॉरी क्या लिख रहा है यार, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख लिया। ठीक है, तो तीनों को किससे डिवाइड करना है, बेसिकली 1 अपॉन समेशन एक्स को से डिवाइड करना है। तो यूनिट वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन में निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या कॉपी,
नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो कोई यूनिट वेक्टर बताने के लिए तुम्हें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या दो चीज का जरूरत पड़ेगा, या तुम्हें कोई एक यूनिक डायरेक्शन बताना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, बेसिकली वो बात है। तो जैसे मान लिया जाए कि हमने एक एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ वाई एक्सिस बना लिए और एक जेड एक्सिस बना लिया। तो अपने कोई भी एक यूनिक वेक्टर, कोई भी एक यूनिक डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, अपने को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। कोई भी एक लाइन है सपोज, या कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा होगा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रहा होगा, और जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रहा होगा। तो अगर ये तीनों एंगल ना बदले, जैसे 2D में पहले सोच लो तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले 2D में सोच लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या, लेंथ उसका फिक्स हो गया, वन वन वेक्टर का, वन लेंथ का। तो मान लो वन लेंथ का कोई वेक्टर है, ठीक है। वो मान लिया जाए एक्स एक्सिस एंगल अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस एंगल बीटा बना रहा है। अगर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल नहीं चेंज किया और इसको कहीं भी स्पेस में घुमाते रहे, ठीक है, तो अभी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका अल्फा है, अभी भी वर्टिकल से एंगल इसका बीटा है, ठीक है। तो अभी भी वो सेम ही वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी वो सेम ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो डायरेक्शन नहीं बदला, तो यानी कि एक यूनिक डायरेक्शन बताने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को तीन एंगल्स चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो ही डायरेक्शन थोड़ा ना होता है एक्स और वाई, एक और होता है जेड, है ना। तो जो ह्यूमन आई या फिर ह्यूमन ब्रेन या जनरली सबका जो भी ह्यूमन ब्रेन परसेप्ट कर सकता है, वो तीन डायमेंशन परसेप्ट कर सकता है। तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस के अलावा हो गया। तो इसका मतलब कि वैसे ही कोई भी वेक्टर जो स्पेस में होगा, है ना, वो जेड एक्सिस से भी कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, तो उसको गामा मान लिया, ठीक है। तो अगर ये तीनों एंगल ना बदले, ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, वेक्टर हमेशा सेम रहेगा, उसको मूव कराता रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, अब इस वेक्टर का लेंथ बढ़े या घटे, मान लो लेंथ बढ़ाई दिए तो भी डायरेक्शन सेम ही है, लेंथ और एकदम छोटा सा लेंथ कर दिए तो भी डायरेक्शन सेम ही है, या फिर लेंथ बहुत बढ़ा दिए तो भी डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। तो एक यूनिट डायरेक्शन बताने के लिए अपने को तीन चीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि तीन एंगल की जरूरत पड़ती है, ऑर्थोगोनल ट्रायड से, तीनों तीनों एक्सिस से एंगल, ठीक है। तो एक टर्म यूज करेंगे हम, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए अपने को तीन एंगल अगर पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा, जेड एक्सिस से एंगल गामा, इसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, डायरेक्शन एंगल्स हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल्स किसको बोला हमने, अल्फा बीटा गामा को बोला, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बनाना, अब इसमें भी ध्यान रखना है ना। अल्फा इज एंगल, जैसे मान लो पीछे की तरफ हो जाता, सपोज कहानी ऐसी हो जाती, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस मान लो इधर है, जेड एक्सिस इधर है, ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया, एक्स वाई जेड। और मान लो वेक्टर कुछ इस तरफ ऐसे है, वेक्टर पीछे की तरफ है, स्पेस में, समझ लो स्पेस में, पूरा 2D में नहीं चल रहा है, 3D में चल रहा है, ठीक है, स्पेस में वेक्टर है। तो वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा ये, ठीक है, मान लिया जाए बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से एंगल मान लो अल्फा बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि हम पीछे वाला एंगल ले लेंगे। जैसे एक्स को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हम ये एंगल को नहीं बोलेंगे अल्फा, ये गलत बात है। अल्फा ये हो जाएगा, अल्फा क्या हो गया, एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। यानी कि इन शॉर्ट आई कैप किसको बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शन को, है ना। यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। तो आई कैप से जो एंगल बन रहा है बेसिकली वो हो गया अल्फा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, कि हम सीधे अगर सीधे एक्स एक्सिस लिखें तो गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अल्फा इज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, मेड विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस से दो दो एंगल बनाएगा कोई भी वेक्टर, ठीक है। लाइक हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, सपोज ये एक वेक्टर ले लिया, तो एक इधर एंगल एक इधर एंगल, ठीक है, एक अल्फा तो एक बीटा, दो अलग अलग एंगल बना सकता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन एक वेक्टर से एक ही एंगल बनाएगा,
ठीक है। अगर मान लो एक वेक्टर हो या सिर्फ एक डायरेक्शन हो, तो एक डायरेक्शन से कोई भी वेक्टर एक ही एंगल बनाएगा, दूसरा दो एंगल होता ही नहीं है, जबकि किसी भी वेक्टर का एक लाइन से दो एंगल होता है। तो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या यूं कहें कि आई कैप से जो एंगल बनाया वो वेक्टर या फिर वो डायरेक्शन जो आई कैप से एंगल बना रहा है, उस एंगल को अल्फा बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि अल्फा इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे, मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, बीटा वैसे ही हो गया होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और गामा हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंगल बनाया। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा के सेट को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? तो अब लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, यानी कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। अगर ऐसे तीन नंबर तीन कॉस का सेट लिखा हुआ है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को लोगों ने बार बार अच्छा दिखने में लगता है, तो अच्छा दिखने में लगे क्योंकि अब कॉस कॉस दिखने में अच्छा लगता है, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करने लगे। एल बोले तो कॉस अल्फा, एम बोले तो कॉस बीटा, एन बोले तो कॉस गामा। तो एल एम एन से रिप्रेजेंट करने का ट्रेंड चल गया। कॉस अल्फा को हमने एल मान लिया, कॉस बीटा को एम मान लिया और कॉस गामा को एन मान लिया। ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए कॉस अल्फा कौन लिखे इतना लंबा? क्यों ना अल्फा लिखना स्टार्ट कर दे, सॉरी एल लिखना स्टार्ट कर दे, एम लिखना स्टार्ट कर दे, एन लिखना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लिया जाए ये एलिमेंट एक्चुअली में मैग्नीट्यूड तो बता नहीं पाएगा, इसके अंदर पावर ही नहीं है मैग्नीट्यूड बताने का, क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल्स का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है। इसका मतलब कि वो किसी डायरेक्शन को बता रहा है। अब एक डायरेक्शन में तुम वेक्टर को छोटा लो चाहे बड़ा लो, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो गया, वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिख लेते हैं, लाइक जैसे मान लिया जाए, फिर से बताइए, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो ठीक है, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। और इसमें जो कहानी है, मान लो ये वाला पॉइंट जो जी पॉइंट है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहानी वही है, सेम टू सेम। तो ओजी वेक्टर जो है बॉडी डायगोनल, ठीक है, ओजी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? उसी को हमने आर वेक्टर बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ये आर वेक्टर है। ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि OA को हमने क्या ले लिया था? एक्स लेंथ का ले लिया था। OA के लेंथ को एक्स बोल दिया, OB के लेंथ को वाई बोल दिया, OC के लेंथ को जेड बोल दिया, ऐसे किया था। ठीक है, यही हो गया था। तो जी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आ गया, और तो फिर आर वेक्टर ये आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है। अब जो है एंगल देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो आर वेक्टर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंगल अल्फा बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंगल बीटा बना रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंगल गामा बना रहा है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी अभी नहीं, हाँ अभी वो करते हैं। तो मुझे बताओ जो एक्स होगा, अगर आर के मैग्नीट्यूड को आर बोल दो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने आर बोल दिया। ठीक है। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, आर वेक्टर का मॉड लिखो चाहे आर लिखो, बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ओजी के लेंथ को आर बोल दिया, कहने का मतलब।
ओजी का जो लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड जो है वो आ रहा है। तो जो एक्स आएगा है ना, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो 90 कहाँ बन रहा है, 90 ए पे बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन गया हमारा, ऐसा कुछ बन गया। ये ओ है, ये ए है और ये जी है, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है एक्स, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है आर, ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। तो जो एक्स आएगा यानी फिर यहाँ से कॉस अल्फा निकालो तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर लिखा जा सकता है। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आर कॉस अल्फा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो कॉस अल्फा जो है वही रखने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही कॉस बीटा सिमिलर तरीके से निकालोगे। ठीक है, जब सिमिलर तरीके से निकालोगे तो फिर क्या करोगे, जी से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जब जी पॉइंट से हम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो कहाँ ड्रॉप होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, देख पा रहे बात को, है ना। तो जी से अगर हम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बी पॉइंट पे गिरेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर से अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। यहाँ पे 90 बन रहा होगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये पॉइंट जी हो जाएगा। इसका लेंथ आर पता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस एंगल बीटा बना रहा है, ये एंगल बीटा पता है और ये वाई लेंथ का पता है। ठीक है, एंगल बीटा है, उसको थोड़ा अलग कलर से लिख लिया, एंगल बीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस बीटा लिखें, अगर अगर यहाँ से हम कॉस बीटा लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस वाई बाई आर। ठीक है, सिमिलर तरीके से तुम अब समझिए कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सिमिलर तरीके से हम कॉस गामा निकाल लिए, तो कॉस गामा बराबर कितना हो जाएगा, जेड बाई आर। तीनों के स्क्वायर्स का सम किया। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसा सोच सकते हो, या फिर स्क्वायर्स का सम छोड़ दो। अभी तो हमने ऐसा सोच लिया कि ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉस अल्फा। तो आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉस बीटा जे कैप, और जेड को क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉस गामा के कैप। तो ये जो एक्स था, ये एक्स बेसिकली किसके बराबर था, आर का कंपोनेंट था, है ना, एक्स एक्स के अलावा। तो आर कॉस अल्फा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम लिखा जा सकता है, यानी कोई वेक्टर को हम आर कॉस अल्फा प्लस आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर सब में से आर कॉमन आ गया और नीचे आ सकता है, तो आर वेक्टर बाई आर बराबर क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, अब नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है, नीचे लिख रहा हूँ। तो आर वेक्टर बाई आर को आर कैप बोलेंगे क्या, तो आर कैप बराबर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप। अब देखो बार बार आई कैप जैकैप कौन लिखे, तो या फिर चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो ये आर कैप आ गया हमारा, ठीक है ना। तो आर कैप अगर तुम दोनों साइड मॉड लोगे, दोनों साइड क्या ले लिया, मॉड ले लिया, दोनों साइड क्या ले लिया, मॉड ले लिया। मॉड लेना तो क्या, दोनों साइड मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1 बराबर कॉस यानी कि राइट साइड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ था, एक्चुअली में हो जाएगा मॉड ऑफ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को निकल के सामने आया, वही आया, स्क्वायर कर दो साइड तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा ही यूज होने वाला फॉर्मूला है, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं बोलना है,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी, है ना। इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, मतलब सब समझ में आ गया होगा शायद जो हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी वेक्टर, पहले तो इतना लिख लो, उसका समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो लिखने जो समझ में आया वो ये आया, जो काम का चीज पूरा निकला उसको फिर से लिख लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसी बात को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला बन गया, अगर हम ये फॉर्मूला याद रख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपने को साथ में एक और, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख लिया, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं क्या, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इधर से लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस समेशन साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिखे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये भी याद कर लिया, हालांकि निकाल सकते हो, याद जरूरी नहीं है, बट याद होने में क्या, एक स्टेप तो है इसमें, याद ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी होता है। और जैसे अब हम कोई छोटा मोटा डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताते हैं, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 1, पूछते हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइन को हम डीसी से लिखेंगे, मतलब ये लिखने का शॉर्ट तरीका यूज करेंगे। ठीक है, समझ लेना तुम लोग कि डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हैं, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर which makes angle 30 डिग्री 40 डिग्री, कैसे लिखो, which makes angles 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री with positive directions of x y z axis respectively। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई सोचना ही नहीं है ना। तो अपने को एक वेक्टर है, बोल रहा है कि वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव एक्सिस से बोल रहा है क्लियरली, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 30, कॉस बीटा यानी कॉस 60 और कॉस 45 डिग्री। कॉस 30 वाले कितना आ जाएगा, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये ही हमारा आ गया LMN, दिस थिंग इज बेसिकली LMN। तो यही हो गया उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, और इसमें बोल रहा है फाइंड थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है इफ डायरेक्शन एंगल्स are 30 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ अगर 30 60 थीटा क्या डायरेक्शन एंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 60, गामा की वैल्यू थीटा। तो अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो जो यहाँ से निकलेगा, और गामा क्या है बेसिकली थीटा है, तो यहाँ से क्या निकल गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सही है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। और इसी में मान लो सेकंड पार्ट कर देते हैं, इफ डायरेक्शन एंगल्स आर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कर देता है इसी क्वेश्चन में। तो सेकंड पार्ट में डायरेक्शन एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 60 थीटा। ठीक है, एक है 60 डिग्री, दूसरा भी है 60 डिग्री, तीसरा है थीटा। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा +-1/√2। ठीक है, कॉस का वैल्यू +-1/√2 निकलेगा। तो आपने को थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलो क्या क्या आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया हमने। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए ऊपर में हम डिलीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट 1 को डिलीट कर रहे हैं। पार्ट 1 के सोल्यूशन को समझ में आ गया होगा, पार्ट 1 तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं आया। पार्ट 2 में क्या समस्या है वो ये है कि यहाँ से कॉस के लिए दो वैल्यू है, +1/2 एक -1/2 आया। और अपने को पता है जो अल्फा बीटा गामा जो डायरेक्शन एंगल होता है, वो डायरेक्शन एंगल कहाँ से कहाँ क्या क्या हो सकता है, यानी आई कैप के साथ, ध्यान सुनना, आई कैप के साथ कोई भी वेक्टर क्या एंगल बना सकता है, या तो 0 बना सकता है या फिर बढ़ते 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 पाई बना सकता है। तो 0 क्लोज से लेकर के पाई के बीच में दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा 1/2 कब होता है और -1/2 कब होता है वो देखना पड़ेगा। तो जो कॉस थीटा होता है वो पाई/4 पे 1/√2 होता है। ठीक है, और 3π/4 एंगल पे, यानी यहाँ से अगर हम 3π/4 एंगल ऐड करें, ठीक है, या फिर यहाँ से π/4 पीछे जाए पाई में से घटा के, तो जो 3π/4 एंगल आएगा, यानी कि 3π/4 एंगल पे वैल्यू -1/√2 लेता है कॉस। ठीक है ना, तो थीटा के दो पॉसिबल वैल्यू है, तो एक वैल्यू आ जाएगा थीटा का वैल्यू π/4 भी आ जाएगा आंसर, और एक आ जाएगा 3π/4 वो भी आंसर आ जाएगा। दोनों ही आंसर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछला केस में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ गया था, यानी कि कॉस का वैल्यू 0। तो कॉस का वैल्यू 0 से पाई के बीच में एक ही जगह होती है, π/2 पर कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो बस खत्म बात। तो इसमें दो आंसर आएगा, एक आएगा π/4 और एक आएगा 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, और इसी पे मान लो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक अगर अपने को बोल दिया जाए इफ ए वेक्टर इज गिवन एज 3i + 2j + 1k या फिर k कैप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ए वेक्टर अगर ये लिखा हुआ है, पूछे फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का अपने को क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने क्या करेंगे, हमने क्या किया कि अगर हम किसी वेक्टर को, ध्यान सुनना, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें,
तो क्या मिल जाएगा, ए कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो ए कैप का जो भी ए कैप आया होगा, ठीक है, हाँ, यहाँ जो मिला होगा वो एल आई आ गया होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। कैसे समझोगे इसको, कैपिटल ऐसे लिख दिया, अभी समझते हैं इसको। हाँ ठीक है, डेक्सा कोसाइन ऑफ ए वेक्टर निकालना है अपने को, तो कैपिटल ए वेक्टर बोलते चलो। तो हमने क्या कि कैपिटल ए वेक्टर बराबर ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, जनरल तरीका सीख लेते हैं। कोई वेक्टर ए वेक्टर बराबर तुम्हें दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो इसका मतलब कि वही बॉक्स फिर से बनाओ, सोचो कहानी क्या चल रही है। यहाँ ऑरिजिन आ गया, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसा जेड एक्सिस तो फालतू का मान लिया हमने। ठीक है, बट कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए आई कैप, तो यानी कि ओ ए का जो लेंथ हो गया वो ए लेंथ हो गया। इस लेंथ को क्या बोलेंगे, ए लेंथ बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, बी लेंथ बोलेंगे। इसको बी लेंथ बोलेंगे, और इसको सी लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट जी पॉइंट आएगा, उसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जो ओजी वेक्टर है वही तो बेसिकली ए वेक्टर है ना। तो इसका मतलब कि इसको अगर हमने ए बोल दिया, ए पॉइंट, ए कंफ्यूजन ना हो, चलो पी पॉइंट बोल दिया इसको, इसको क्यू पॉइंट बोल दिया, इसको आर पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो वही कहानी है, समझ में आई गया, तो बार बार कर रहा है वही चीज, तो छोड़ो बार बार नहीं करेंगे, ऐसा कर लिया। तो जो ए वेक्टर है वो क्या है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, वही चीज हमने उसको डायग्राम में बना लिया। तो अपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अपने को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल अल्फा, एक मिनट, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला एंगल बीटा हो गया, ये वाला एंगल गामा हो गया। ठीक है, अपने को निकालना है कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा निकालना है। ठीक है, इसका मतलब कि अपने को एल निकालना है, एम निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, कॉस अल्फा कैसे निकालोगे, तो ए जो है वो बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिख सकते हो तुम, स्मॉल ए जो है, ए कैन बी रिटन एज, या फिर कॉस अल्फा, वही ट्रायंगल बना के देख लिया। कौन सा ट्रायंगल बना के देख लिया भाई, चलो ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ 90 बन रहा होगा। अगर ये वाला ट्रायंगल में देखें तो अपने को क्या दिखेगा, फिर से वही सब चीज चल रहा है, बार बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ है, यहाँ पे जी है, ओ है, जी है, और इस पॉइंट को पी बोल दिया। ठीक है, ओ है, जी है, पी है, ऐसा कुछ कहानी है शायद, देख पा रहे बात को। ये लेंथ क्या है, ओपी लेंथ ए है, और पीजी लेंथ से मतलब ही नहीं अभी तो। ये एंगल अल्फा है ऑफ कोर्स, और ये मान लो कैपिटल ए है, इसका लेंथ ए है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो कॉस अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बाई ए आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा ए बाई ए आ गया, और कॉस बीटा बी बाई बी आ जाएगा। सेम तरीके से अगर सिमिलरली सोचे, सिमेट्री से दिखा, तो कॉस बीटा विल बी इक्वल्स टू बी बाई ए, एंड कॉस गामा विल बी इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि एल क्या आ जाएगा, यही एल के बराबर, यही एम के बराबर, यही एन के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, कैपिटल सी है नीचे में, समझ लेना। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई वेक्टर का गिवन रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सब बातें। थोड़ा सा हम डिलीट कर रहे हैं इसमें से, ये सब बातें डिलीट कर रहे हैं। तो अगर अपने को कोई वेक्टर गिवन है और बोल रहा है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होगा, ए बाई ए। ठीक है,
तो इन शॉर्ट सीखा क्या हमने कि दोनों साइड क्या कर लो, दोनों साइड ए से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए वेक्टर को अगर हम ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, ए कैप बन जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए कैप बन जाएगा। तो कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, उसमें अगर आई कैप के साथ जो है, जे कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है और के कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये अपने आप में कॉस, ये एल ही लिखा हुआ है, एम ही लिखा हुआ है, एन ही लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, लाइक मान लिया जाए हमने कोई ए वेक्टर लिख लिया और हमने बोल दिया कि ये है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ठीक है। तो हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, ए वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो ए वेक्टर का जो मॉड आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 3/3 मतलब √1 मतलब 1, ठीक है। तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो अगर कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ रहेगा तो आई कैप के साथ वाला जो है, जे कैप के साथ वाला जो है और के कैप के साथ वाला जो है, ठीक है, एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन वही हो जाएगा सिंपली डायरेक्टली, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√3 1/√3 -1/√3, ठीक है। बट अगर मान लो कि वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको यूनिट वेक्टर बना दो। कैसे बनाओगे, डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड करके। जैसे मान लिया जाए, अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने ए वेक्टर को ए कैप बना दिया, ए वेक्टर को क्या कर दिया, ए कैप बना दिया, तो फिर आई जे के साथ जो दिख रहा होगा वो एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन ही होगा, ठीक है ना। और फॉर्मूला से भी तो वही चीज निकल रहा है। जैसे हमने क्या किया, ए वेक्टर को ए कैप बनाने के लिए क्या करोगे, ए वेक्टर को ए कैप बनाने के लिए हमने ए वेक्टर को डिवाइड कर दिया ए से, तो ए कैप बन गया। तो जब डिवाइड किए होंगे ए से, तो आई कैप के साथ क्या आ गया होगा, आई कैप के साथ आ गया होगा ए डिवाइड बाई ए, ठीक है। या फिर ए से नहीं आर से रिप्रेजेंट करो, ताकि बुक्स वगैरह में आर लिखा हुआ रहता है तो आर थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन में आर वेक्टर लिख लिया, क्वेश्चन में हमने आर वेक्टर लिख लिया, यहाँ भी आर वेक्टर लिख लिया। तो आर वेक्टर को अगर हम आर से डिवाइड करेंगे तो ये आर कैप बन जाएगा, आर कैप बराबर ए बाई आर प्लस बी बाई आर प्लस सी बाई आर, ऐसा कुछ बन गया। तो इसका मतलब कि अगर किसी वेक्टर को अगर तुम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो आई कैप के साथ जो दिखा है ना, और जे कैप के साथ जो दिखा और के कैप के साथ जो दिखा, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। तो यानी कि आंसर, यानी कि जो हमारा एल एम एन होगा, है ना, एल एम एन क्या हो जाएगा, ए बाई आर, बी बाई आर और एन बाई आर, सॉरी क्या बोल रहा है, सी बाई आर, ठीक है। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो ए बाई आर यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन आ गया वो क्या आ गया, सिंपली हमारा वही चीज आ गया। निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो आर निकाल लिया, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 9 4 13 14 14 आ गया शायद, √14, 9 4 13 14, ठीक है, √14 आ गया। तो ए का वैल्यू क्या है 3, तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा आर वेक्टर का, ठीक है, वो आ जाएगा ए यानी कि 3/√14 कॉमा 2/√14 कॉमा 1/√14, ठीक है। तो यही हमारा एल है, यही हमारा एम है, यही हमारा एन है, ठीक है। ये ऐसे सोच लिया, यही हमारा ए बाई आर है, यही हमारा बी बाई आर है, यही हमारा सी बाई आर है, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर का सम 1 आ रहा है क्या, तो ऑफ कोर्स आ रहा होगा। 3/√14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/14 प्लस 2/√14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/14 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1/14, जोड़ लिया, 9 14 14 14/14, वैल्यू बना रहा है, सही बात है, ठीक है। तो डायरेक्शनल कोसाइन कोई वेक्टर का दिया हुआ रहेगा तो हमेशा निकाल लेंगे, यानी उसको सिंपली क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई जे के साथ जो लिखा हुआ है वही उसका डायरेक्शनल कोसाइन हो गया सिंपली, ठीक है, कोई दिक्कत हमें चीज नहीं है। तो ठीक है, और इसी में मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर ये जल्दी से इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, अगर इसमें पूछा जाए ए वेक्टर इज गिवन एज, या आर वेक्टर इज गिवन एज, कुछ भी दे दिया, लाइक हमने दे दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 3i प्लस
लैम्डा जे प्लस के कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर है और अपने को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका और मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है डायरेक्शन आर वेक्टर। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो गिवन है सपोज, या ठीक है चलो ऐसा कुछ गिवन है, कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? हमने क्या किया, आर वेक्टर को आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आर वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दिया, तो आर कैप बन गया होगा। तो आर कैप बराबर 3/3 आई कैप प्लस λ/3 प्लस 1/3 के कैप और λ/3 जे कैप, ऐसा कुछ आया होगा। तो आई कैप प्लस λ/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, ऐसा कुछ आया होगा। तो इसका मतलब कि 1 λ/3 और 1/3, यही इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। बट लैम्डा भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो अपने को पता है कि अंडर रूट ऑफ या फिर अंडर रूट छोड़ दो, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस λ² 9 प्लस 1/9 बराबर 1 आना चाहिए। 1 से 1 गायब, जो λ² 9 बराबर क्या आ जाएगा -1/9। तो लैम्डा फिर डज नॉट, कुछ आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं आएगा नहीं आएगा। 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो λ² की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी कि लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यानी कि ऐसे लिखेंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा डायरेक्शनल कोसाइन का कहानी क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी छोटी बातें और है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। एक बात इसमें और है जो ध्यान देने लायक है, वो ये है, नोट 1 करके लिख लिया, इफ अल्फा प्लस बीटा equals to pi is less than pi/2, if alpha plus beta is less than pi/2, तो क्या होगा? हाँ, ये निकालते हैं कि अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू pi/2 से छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, वो निकालना है। तो पहले देख लिया कि जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर अल्फा को लिख लिया 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे कि 1 प्लस, ऐसा बहुत बार यूज किए होगे ट्रिग्नोमेट्री में, कि 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ऐसे पढ़ लियोगे तुम लोग कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसे पढ़े होगे। तो इसका मतलब कि इसी फॉर्मूला से देखें तो cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, वही लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 प्लस cos का बीटा लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर गामा, सॉरी 1 प्लस cos 2 गामा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो 1/2, अच्छा 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस समेशन cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो समेशन cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन cos 2 अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हम लिख लिया इसको। ये ऐसे करने से अच्छा है एक को रहने दिया उसी तरीके से, तभी समझ में आएगा। ठीक है, गामा पे कमेंट करना है ना, शुरू के 2 को ब्रेक कर दिया, लास्ट वाले में लिख लिया ऐसे ही, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 लिख लिया। अब यहाँ से देखते हैं कुछ बन रहा है क्या।
ये बन जाएगा हमारा 1/2 + 1/2 1 बन जाएगा। 1/2 + 1/2 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो यहाँ से जो पूरी कहानी बनी वो बन जाएगा, चलो तो cos स्क्वायर गामा कह सकते हैं हम लोग। cos स्क्वायर गामा बराबर -1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। अब इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लिया है ना, तो फॉर्मूला पढ़े होगे क्या होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ठीक है, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d बराबर ये हो जाता है 2 cos c प्लस d इंटू cos c माइनस d। ऐसा होता है, तो सेम तरीके से हमने फॉर्मूला लगा लिया, -1/2 तो बाहर है ही। ठीक है, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -1/2, यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ cos दोनों का सम, तो सॉरी cos c प्लस d/2 यहाँ /2 एंगल आता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा /2 कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकला वो क्या निकला, cos स्क्वायर गामा बराबर माइनस टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे ये बताना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, π/2 से छोटी। अब मुझे एक चीज बताना, ये बहुत काम का बात है कि कोई भी डायरेक्शन एंगल 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो अल्फा भी 0 से लेके 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, बीटा भी 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, और गामा भी 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव है, एंगल हमेशा पॉजिटिव 0 से पाई के बीच में क्या 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है हमेशा। तो अगर दोनों का, अगर अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री से छोटा है ना, तो अल्फा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बीटा भी पॉजिटिव है, गामा भी पॉजिटिव है। कहने मतलब ये हो गया ना, अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव, गामा भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का सम π/2 से छोटा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन π/2, ठीक है, तो दो पॉजिटिव एंगल का सम अगर π/2 से छोटा है, दो पॉजिटिव एंगल का सम अगर π/2 से छोटा है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस तो और छोटा हो जाएगा π/2 से, है ना, तो वो भी लेस देन π/2 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, अल्फा और बीटा क्या पॉजिटिव एंगल है, दोनों का सम किया तो 90 से छोटा है, लाइक 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अल्फा भी पॉजिटिव नंबर है, बीटा भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो लाइक अल्फा भी पॉजिटिव होगा तो ये भी 40 होगा, ये भी 30 कुछ सही हो सकता है, सपोज 70 आ गया मान लो, तो 40 और 70 है, दोनों का डिफरेंस और छोटा हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 90 से छोटा है, उसका डिफरेंस 90 से और छोटा हो जाएगा, तो कंफर्म बोल ही सकते हैं कि 90 छोटा ही होगा, है ना। तो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर π/2 से छोटी हो गई, तो अल्फा माइनस बीटा भी π/2 छोटा हो गया। ठीक है, ये तो अपने को बाय डिफॉल्ट क्लियरली दिख गया। रीजन क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर का सम π/2 छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस तो पक्का ही छोटा होगा। ठीक है ना, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी एक्यूट एंगल है ना, ये भी एक्यूट एंगल है, और अल्फा प्लस बीटा भी एक्यूट एंगल है। तो देख लो, एक्यूट एंगल का जो कॉस होता है वो पॉजिटिव वैल्यू रहता है, यानी कि अगर 0 से π/2 के बीच में अगर अल्फा प्लस बीटा लाई कर रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। वैसे 0 से लेके π/2 के बीच में अगर अल्फा प्लस बीटा लाई कर रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जो कॉस स्क्वायर गामा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आ गया मतलब कि गामा क्या है, इमेजिनरी है, रियल एंगल नहीं है। समझ आया बात? ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, गामा इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो जब भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाय 2 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाय 2 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं गामा इज नॉट पॉसिबल, गामा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या गामा इमेजिनरी होगा। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 छोटा नहीं हो सकता, यानी कि दो एंगल का सम पाई बाय 2 छोटा नहीं हो सकता, पाई बाय 2 से बड़ा होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है ना, पाई बाय 2 के बराबर भी हो सकता है, बराबर वाला केस देख लेते हैं। तो ये हमने नोट 1 में लिख लिया इस चीज को, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नोट 2 लिख लिया। नोट 2 में क्या किया कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, अगर अल्फा बीटा पाई बाय 2 बराबर हो गया, तो जो लास्ट हमने लाया था, लास्ट स्टेटमेंट जो लाया था ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, cos स्क्वायर गामा बराबर माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, उसको लिख लिया यहाँ पे भी वापस से। तो हमने क्या लाया था, cos स्क्वायर गामा बराबर माइनस टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये लाया था। तो अब अपने को क्या आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया। तो cos पाई बाय 2 वैल्यू क्या, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या, 0, तो cos गामा भी 0। अब cos गामा 0 तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2। तो उस केस में गामा जो होगा वो पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं गामा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर अल्फा प्लस बीटा ये हो रहा होगा तो गामा की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही होगी। ये हमारा नोट 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। थर्ड केस में देख लिया, नोट 3, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, अगर दो एंगल का सम पाई बाय 2 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो फिर से वही कहानी, फिर से वो लिख के देख लिया क्या हो रहा है। तो cos स्क्वायर गामा बराबर माइनस टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखो, दो पॉजिटिव एंगल का अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो क्या जाएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। ये क्या आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। बाहर एक और नेगेटिव लगा हुआ है, तो माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव इनटू, अब अगला कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये सोचना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा भाई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है, अपने को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताना है, तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है। ओके, तीनों मिला के क्या हो सकता है मैक्सिमम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर हाँ चलो ठीक है मान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मिला के 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अल्फा भी 0 से पाई हो सकता है, बीटा भी 0 से पाई हो सकता है, तो गामा 0 से पाई हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, हालांकि इतना बेकार में सोच रहे हैं। ये जो आएगा हमेशा एक्यूट ही आएगा, डिफरेंस जो है वो एक्यूट आएगा। रीजन क्या है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है अपने को, चलो ऐसे नहीं निकाल सकता है, ऐसे सोच लिया कि अल्फा जो है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है, बीटा भी जो है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस हो रहा होगा अल्फा माइनस बीटा, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा, कहाँ जगह नहीं मिला, यहाँ बनाता हूँ, ऐसे लिख लिया, अल्फा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से लेके पाई क्लोज, बीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से लेके पाई क्लोज। ठीक है, तो जो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है, तो यहाँ ए से लेके बी, ये भी अल्फा से लेके बीटा, ऐसा कुछ मान लो लिखा हुआ है सपोज। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में मिनिमम वैल्यू कितना क्रिएट कर सकते हो, तो 0 में से पाई घटाएंगे तो माइनस पाई, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई आ जाएगा।
घटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना क्रिएट कर सकते हो, पाई में से पाई घटा दिया 0 आ गया, और पाई में से 0 घटाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पाई क्रिएट कर सकते हैं घटा के, तो पाई। ठीक है, तो जो अल्फा माइनस बीटा आ गया वो क्या आ गया, माइनस पाई से लेके पाई आ गया। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा माइनस पाई से पाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में, माइनस पाई से लेकर के सॉरी माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आ गया। ओके, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस पाई से पाई के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, कॉस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, कोई एंगल लेके देख लिया ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक मिनट, वैसे तो नहीं आ पाएगा, बट ये होगा तो पॉजिटिव है ना, तभी तो वैल्यूज निकल पाती है इस केस में। तो इस तरीके से भी अपने को क्लियर नहीं हुआ कि माइनस पाई से पाई तो कुछ भी हो गया भाई, उसमें तो क्या दिक्कत हो सकता है। लाइक पाई बाई 2 से बड़ा क्या ले लिया, 3 पाई बाई 4 ले लिया, 3 पाई बाई 4 ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 ले लिए, तो 3 पाई बाई 4 यानी कि एक पाई बाई 2 ले लिए और एक पाई बाई 4 ले लिए, दोनों को जोड़ के 3 पाई बाई 4 होता है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पाई बाई 4 आएगा, यानी वो पाई बाई 2 से छोटा ही आएगा एनी हाउ। ठीक है, इस पर सब सोचना जो भी है। तो ये जो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा एक्यूट एंगल, इस केस में ये एक्यूट एंगल ही आएगा, और ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज बेसिकली पॉजिटिव। इंसर्ट करने का मतलब क्या होगा कि अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव होगा तभी गामा एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि गामा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 2 वैल्यूज ऑफ गामा एग्जिस्ट, इस केस में क्या लिखोगे, इस केस में लिखेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो लिखेंगे 2 वैल्यूज ऑफ गामा एग्जिस्ट, 2 वैल्यूज ऑफ, एक प्लस करते माइनस करते ऐसे लिखोगे ना, मान लो कुछ आ गया, मान लो प्लस कुछ भी आ गया वटेवर 4/3 या वटेवर जो भी है, तो एक कॉस गामा की वैल्यू प्लस माइनस समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मान लो ए आ गया, ये सपोज कोई पॉजिटिव वैल्यू ए आ गया, तो हम लिख सकते हैं कॉस गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ए। ठीक है, तो कॉस गामा के लिए प्लस माइनस रूट ए आ गई, तो एक प्लस रूट ए के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, एक माइनस रूट ए के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पॉजिटिव है अपना, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब 2 वैल्यूज ऑफ गामा एग्जिस्ट लिख लिया, 2 वैल्यूज ऑफ गामा एग्जिस्ट, इस केस में गामा की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके खत्म ही करते हैं इस टॉपिक को, हो गया होगा। लिख